अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। रियल एस्टेट के शोबे के लिए रिलीफ मेजर्स जो अनाउंस किए जा रहे हैं उसमें जो टास्क फोर्स है 11 रुकनी, उसने जो रिकमेंडेशंस बनाई हैं वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए हैं। उन सिफारशात में 2 या 3 अहम बातें हैं। एक तो ये कि 7E जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का उसका खात्मा, कैपिटल वैल्यू टैक्स के हवाले से उसमें पेशरफ मुमकिन है इस्लामाबाद के एरियाज़ के लिए, और साथ साथ उसमें अहम तरीन बात जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन कॉस्ट सेल परचेज पर लगा दी गई है, बढ़ गई है, टैक्सेस लगाए गए बजट में, उनके खात्मे का या उनके रेट्स में कमी का, जैसे FED का रेट कम करना हो या पहली बार मकान की खरीदारी पर टैक्स की छूट देना हो, इस तरह की सिफारशात शामिल हैं। अब इन सिफारशात का मकसद अव्वल तो यह है कि प्रॉपर्टी का जो काम रुक गया है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ होता यह है कि इससे पहले जितनी भी मराद रियल एस्टेट सेक्टर को दी गई, उन मराद की रोशनी में एक खास तबका यानी एक अशराफिया मुस्तफीद हुई। तो क्या इस दफ़ा भी कहीं ये तो होने नहीं जा रहा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक IGC की स्टडी के मुताबिक भारत का चेन्नई और पाकिस्तान का पंजाब दोनों पॉपुलेशन साइज के हिसाब से 15 गुना फर्क है, यानी पंजाब की आबादी 15 गुना ज़्यादा है चेन्नई से, लेकिन वहाँ का लैंड टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है पंजाब की बनिस्बत पाकिस्तान के। आखिरकार ऐसा क्यों है, और आखिरकार अब तक कैसे ऐसा कब तक होगा कि जो आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो एक ख़ास तबके तक रहेगी, या जो मराद होंगी हुकूमत की वो एक ख़ास तबके को मिलेंगी? तो ये खदशात हैं और शायद पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी इस पर एतराज़ उठाया। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट या जो ख़ास तौर पर टेक्सटाइल का शोबा है वो भी दूध का धुला नहीं है। उसने टर्फ स्कीम्स हो या EFS स्कीम्स हो, उनका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया, और हत्ता कि उन्होंने ये तक सामने आई मामलात के लोन लेकर, टर्फ या कंसेशनल लोन्स लेकर रियल एस्टेट ने पैसा लगाया, नहीं पैसे को री इन्वेस्ट नहीं किया अपने बिजनेस में या अपने वर्किंग कैपिटल या मशीनरी की इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट में किया। और इस तमाम चीज़ों का नुकसान क्या हुआ कि एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी रियल एस्टेट में शुरू हुई। अब अंदाज़ा लगाएं कि स्टॉक ब्रोकर्स ये सोचने बैठ गए कि फिक्स डिपॉजिट और स्टॉक मार्केट तो टैक्सेशन नेट में है, लेकिन जो फेज़ 8 के प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यू DHA के वो आपकी स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा बन चुकी है। और ये स्पेकुलेशन इतनी बड़ी कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के रेट्स इतने ज़्यादा ऊपर चले गए कि कोई भी मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला सोच भी नहीं सकता कि वह प्रॉपर्टी में पैसा लगा सके या प्रॉपर्टी खरीद सके। कहा तो गया कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स हैं, लेकिन उस लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में भी एलिजिडली चंद ही लोग मुस्तफीद हुए, और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स के नाम के ऊपर भी आवाम के साथ ही ये कहा गया कि खिलवाड़ ये हुआ कि लो कॉस्ट है, लेकिन कहीं से भी वो लो कॉस्ट नहीं थे, क्योंकि कोई भी मालियत ऐसी नहीं थी कि जो मुतवस्सित तबका, जो तनख्वाहदार आदमी है, वो उसको अफोर्ड कर सके। तो इन खदशात की रोशनी में जो अब बार बार FBI के ऑफिशियल सोर्सेज से ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम या ये जो पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें ना कोई एमनेस्टी है और ना कोई एग्जेम्पशन है। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या वाकई में ऐसा होगा, और क्या वाकई में इससे प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट ही की जो वैल्यू एडिशन उसमें इजाफा होगा, या फिर से प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के मराद के नाम के ऊपर ज़मीनों का, प्लॉट्स का और फाइल्स का कारोबार उरूज पाएगा, और ख़ास तौर पर इस शोबे के पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे? आज टेक्निकली भी समझेंगे, मईशत के एंगल से भी समझेंगे, और रियल एस्टेट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी समझेंगे। जो सिफारिशात हैं, जैसा मैंने कहा कि उसमें एक सिफारिश तो ये है कि 7E का खात्मा हो, फिर CVT के हवाले से सिफारिश है कि इस्लामाबाद की टेरिटरी में CVT जो लगाया गया वो खात्मा हो। फिर जो टास्क फोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर है उसने जो अहम सिफारिश एक और की है, उसमें यह है जी कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्लॉट्स है उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कम किया जाए, क्योंकि उससे रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी वैल्यू और वॉल्यूम डाउन हो चुकी है। अब इसमें जो अहम तरीन बात है कि शॉर्ट टर्म में उन्होंने ये भी कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए, ताकि एक आम आदमी कर्जा लेकर घर खरीद सके या इस एक्टिविटी में इजाफा हो सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमेशा कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का भी फ़ायदा एक ख़ास तबके को हुआ है। तो यही सवाल उठाएंगे एक ब्रेक के बाद बेनकाब में, टेक्निकली समझेंगे मामलात को। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवाल रियल एस्टेट के शोबे के लिए। जो सिफारशात हैं टास्क फोर्स की, इन पर गुफ्तगू करते हैं। एहसन मलिक साहब सीनियर दर्जनिगार हैं, रियल एस्टेट के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सर फरमाएं कि सिफारशात पे बारी बारी आए, पहले कि ये जो 7E का खात्मा है ये क्यों ज़रूरी है, फिर हम CVT की बात करते हैं, और उसके बाद ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो इंक्रीज हुई है बजट में, उस पर भी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 7E, क्यों ज़रूरी है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बेसिकली ये डिमांड
आई थी इंडस्ट्री की तरफ से कि डिमांड क्रिएट करवाई जाए स्टील की तरफ से, सीमेंट की तरफ से, अदर इंडस्ट्रीज की तरफ से, ताकि इकोनॉमिक व्हील चल सके। तो उसके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसके अंदर ऐसे तमाम मेजर्स को देखा जा रहा था कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जैम होके रह गई थी। तो उसके लिए जो हमारे चेयरमैन हैं टास्क फोर्स के, रियाज हुसैन पीरजादा साहब, जो कि हाउसिंग मिनिस्टर हैं, इसके मेंबर हैं फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब, और स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं अली परवेज मलिक साहब, और बाकी भी, मैं भी एक मेंबर हूं और बाकी भी मेंबर हैं। तो फिर काफ़ी इस पे को 1-1.5 माह से डेलिब्रेशन हुई और उसके बाद हमने कुछ सिफारिशात मुरतब की जो कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट होनी है, होपफुली विद इन 1 और 2 और 3 डेज के अंदर। बट उसका अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें कि गवर्नमेंट ने जो हार्ड स्टांस लिया हुआ था अगेंस्ट हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, उससे एक पॉजिटिव वेव आना शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी एक जनरेशन का एक मौका बन रहा है। मतलब आज की तारीख में, मतलब आज अगर 4 फरवरी है, आज अभी कोई टैक्स कम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, एक पॉजिटिव मैसेज गया है, तो ट्रांजैक्शंस होना स्टार्ट हो गई हैं पूरे पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन ऐसा सब ये बताएं कि जो इस पे जो खदशात हैं वो ये हैं कि ये लैंड के हवाले से, यानी ज़मीन और फाइलों का कारोबार जो है वो दोबारा कहीं इसके ज़ुमरे में या इसकी आड़ में वो दोबारा ना तेज़ हो जाए। अभी जो वैल्यू बढ़ रही है वो किसकी बढ़ रही है? लैंड की बढ़ रही है या ट्रांजेक्शन जो हो रही है, आप कह रहे हैं ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है? सेफान भाई, एक चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, वो अंडरस्टैंड ये करना है कि लोगों ने घर बनाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पहले लैंड ही आती है। आप लैंड बाय करेंगे तो घर की कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, बगैर लैंड के तो घर की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो जो हमारी टास्क फोर्स का पहला एजेंडा था वो यही था कि एक तो ट्रांसफर कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इन दोनों को मिनिमाइज किया जाए ताकि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो। और वो रिकमेंडेशंस जो आपकी हैं वो अब बताते जाएं सीधा सीधा, क्योंकि 7E है, CVT है या दीगर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हवाले से सिफारिशात हैं, पहले 7E से स्टार्ट करते हैं। क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या इसका नुकसान था, क्या मुतालबा, क्या सिफारिश किया आप लोगों की? सेफान भाई, 7E बेसिकली 2022 में एक डीम इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसने मैं समझता हूं हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी बड़ा परेशानी में डाला, और लोकल जो इन्वेस्टर या लोग थे कि आपने अपनी फैमिली, अपनी बेटा बेटी के लिए रिटायरमेंट पे प्लान करके एक प्लॉट परचेज किया है और गवर्नमेंट कहती है कि आप उस पे हमें रेंट पे करना शुरू कर दें, तो हमने उसमें गवर्नमेंट को सिफारिशात में ये कहा है कि आप चाहते हैं कि नॉन प्रोडक्टिविटी खत्म हो, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, तो आप एक आदमी को लैंड बाय करने के बाद 4 से 5 साल का टाइम दें कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ताकि, और अगर वो 5 साल में कंस्ट्रक्शन नहीं करता तो आप 7E को एप्लीकेबल करें। और प्लस जो एरियाज नॉन डेवलप हैं उनके ऊपर 7E नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक डेवलपर एक चीज को डेवलप ही नहीं करके दे रहा और मैं अपनी पेमेंट पूरी कर चुका हूं तो मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है उसमें। तो ये चीज अप्रिशिएट की फाइनेंस मिनिस्टर ने भी और हाउसिंग मिनिस्टर ने भी, क्योंकि इस वक्त शायद आपके नॉलेज में ना हो सेफान भाई, ये जो 7E है ये को 3 मुख्तलिफ शेप्स में पाकिस्तान में राइज है इस वक्त। अभी जैसे इस्लामाबाद में CVT के नाम पे ये एप्लीकेबल हुआ है, एक सर्टन साइज के बाद आपने ईयरली 10 लाख रुपया पे करना है। पंजाब में अब जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने अभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे इसको इंप्लीमेंट किया है, उसने DC रेट्स की 50 लाख रुपए तक की वैल्यू को एग्जेम्प्ट कर दिया, उससे ऊपर 0.70% आपने पे करना है। तो ये बेसिकली टास्क फोर्स का काम है कि वो यूनिफॉर्मिटी लेकर आए पूरे पाकिस्तान में टैक्सेशन के मैकेनिज्म को और प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड करे ताकि एक हार्मनी हो। लेकिन आपका पॉइंट भी अपनी जगह ठीक है। जो उम्मीद क्या, आपने सिफारिश की, आपको उम्मीद है खत्म हो जाएगा ये मामला? सॉरी, आपने सिफारिश की है, हाउसिंग जो रिकमेंडेशन दी है, इसके अंदर आपको लगता है खत्म हो जाएगा अभी मसला?
नहीं, बेहतरी आएगी, खत्म शायद नहीं होगा, क्योंकि 7E को अबॉलिश करने पे गवर्नमेंट तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ कंपल्शंस IMF की ऐसी हैं जिसकी वजह से शायद ये भी खत्म नहीं हो सकता, बट लेकिन इसके अंदर चेंजेस आने से बेहतरी आ जाएगी। वो क्या चेंजेस होंगी? बात जहां आप चेंजेस से बात भी कर लेते हैं ना, क्या चेंजेस होंगी जिससे बेहतरी आएगी? यानी एक तो ये कि आप क्या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको बढ़ाएंगे ताकि उसके उस एक सर्टेन क्राइटेरिया जो एग्जेम्पशन का है वो खत्म हो जाए, किस तरह से, क्या इसमें बेहतरी आ सकती है, कहाँ क्या रूम है बेहतरी का? बात ये है सेफान भाई, अभी तो 5 नवंबर 2024 को वैल्यूएशन पूरे पाकिस्तान की बढ़ी है, बढ़ गई थी, सही। तो ऑब्वियसली उसमें हमने सजेस्ट किया है कि एवरी सेकंड ईयर आप इसको एनहांस किया करें, ताकि आप एक टाइम पीरियड के बाद एट पार आ जाएं फेयर मार्केट वैल्यू के करीब। अभी तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो बहुत ऊपर चली गई थी, आपकी जो टैक्स की परसेंटेजेस हैं 3, 3.5 और 4%, उसको, क्योंकि वो एडवांस टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, उनकी परसेंटेज को लेकिन वो तो कम ट्रांजैक्शन किया वाली जा रहा बात है। मैं अभी इसी की बात कर रहा हूं जो आपने कहा कि इस्लामाबाद में CVT की सूरत में है जो आपका 7E है, तो आप कह रहे हैं 10 लाख होल्डिंग के आपको देने हैं टैक्स, तो ये अब आपको लगता है कि 10 लाख से कम हो जाएगी अमाउंट, क्या होगा, या ये खत्म हो जाएगी बिल्कुल? कहां तक ये मामला जाएगा? नहीं, CVT को नहीं, CVT को तो वो खत्म करेंगे और FAD को भी खत्म करेंगे। अच्छा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी एबॉलिश करने की तजवीज है और CVT को भी एबॉलिश करने की तजवीज है, जो हमने यहाँ पे दी है, क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी है वो प्रोविंशियल मैटर है, वो गवर्नमेंट प्रोविंसेस गवर्नमेंट ने देखना है। सही। अच्छा, अब ये जो आपकी रिकमेंडेशंस गई हैं एहसन साहब, तो इन रिकमेंडेशंस की रोशनी में आप ये कह रहे हैं कि अभी इंप्लीमेंट हुई नहीं, फैसला हुआ नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट में आप कह रहे हैं कि उसका इंपैक्ट आना शुरू हो गया। वो क्या इंपैक्ट है जो आना शुरू हुआ है? बात ये है सेफान भाई, देखिए लोग काफी अरसे से वेट कर रहे थे कि काफी दुनिया, आपको पता है, दुबई मूव ऑन हो गई, अपनी इन्वेस्टमेंट टर्की ले गई, मलेशिया ले गई, पुर्तगाल ले गई, वहां से पासपोर्ट भी लिए, और अभी एक प्रोजेक्ट है जिसके आने की उम्मीद थी, शुनीद थी कि जी दुबई में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी सेंस प्रिवेल की कि जो पाकिस्तान का पैसा है वो पाकिस्तान में रहना भी चाहिए, पाकिस्तान में लगना भी चाहिए। तो अब जब लोगों ने मीडिया पे क्लिप्स देखे, प्राइम मिनिस्टर के मैसेजेस देखे कि जी हम एक पैकेज लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आप ये कह लें कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ है, और ऊपर से मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी ड्रॉप हुआ, 22% से आज 12% पे आ गया है। 16 मार्च को अगली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, तो मतलब काफी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव वे में चल रही हैं। अच्छा, लेकिन PBC खुश नहीं है इस पे एहसन साहब। वो कहता है कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं, वो कहता है कि आपके जो खत उन्होंने लिखा है, आपकी रोशनी से आपने देखा है खत? जी बिल्कुल, मैंने देखा है। क्या कहते हैं उस पे जो उन्होंने एतराज़ात किए कि इक्विटी होनी चाहिए टैक्सेस में? वो कहते हैं ये रिलेटिवली फॉर्मल इंडस्ट्री है। सेफान, मैंने ये एक और चैनल पे भी कहा है कि सबसे पहले ना ये PBC के जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे पहले इनका डाटा चेक करवाना चाहिए कि इनके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है और इन्होंने किस वैल्यू पे शो की हुई है, क्योंकि लोग अगर प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो वो ब्लैक मनी पार्क हो रही है, अगर PBC के मेंबर परचेज करेंगे तो वो व्हाइट मनी से पार्क हो रही हैं। मतलब खुदारा आपको, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इनको ये कौन आइडियाज देते हैं कि भाई आपकी इन्हीं बातों की वजह से 2 साल से मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी जैम और चोक होकर रह गई। अभी आपको ख्याल आ गया कि अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को रिलीफ देने जा रही है तो नहीं जी, इसको नहीं होना चाहिए, ब्लैक मनी पार्क होगी। तो भाई आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आपके नाम पे क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, तो एक तरफ अगर ऐसा सब देखा जाए तो एक तरफ IMF है, फिर एक तरफ जैसे PBC जैसी लॉबीज हैं जो इस पे खिलाफ आवाज उठा रही हैं, फिर एक तरफ आप लोग हैं, तो अब हुकूमत क्या रास्ता इख्तियार करेगी? कहां तक रूम हुकूमत के पास है कि वो आपको रिलीफ दे, IMF को भी खुश रखे और ये लॉबीज जो आवाज उठा रही हैं इनको भी मुतमईन कर सके? क्या रास्ता रखता है बीच का? क्योंकि सिफारिशात तो हमने पढ़ी है जो 11। अच्छा, कहां तक रूम है हुकूमत के पास? सेफान भाई, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, लोगों की शायद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज की कि हम जो टैक्स की कमी की बात कर रहे हैं। सर मैं एक बार तो बताऊं आपको, देखिए साहब, मेरी FBR से अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा, तो उन्होंने कहा कि ना ये एमनेस्टी है ना ये कोई एग्जेम्पशन है,
जो मुझे जो उन्होंने लफ्ज़ कहा कि ना एमनेस्टी है और ना कोई एग्जेम्पशन है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये एमनेस्टी एग्जेम्पशन नहीं। अब यही अब इसको आगे कंटिन्यू कर लें आप जी सर। नहीं तो सिफान, मैंने तो कहीं पे किसी भी प्रोग्राम में नहीं कहा कि कोई एमनेस्टी आ रही है या कोई एग्जेम्पशन मिल रही है। आपको नहीं कह रहा, मैं वैसे बता रहा हूं, जो लोग समझ रहे हैं उनको बोल रहा हूं मैं जी। अच्छा सिफान, बात ये है एडवांस टैक्सेस विद होल्डिंग टैक्सेस पे आईएमएफ को भी बहुत ऑब्जर्वेशन थी और उनकी रिजर्वेशन ये थी कि आप लोगों से एडवांस टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं और हमें अपने एक फिगर प्रेजेंट कर देते हैं, लोगों को आप रिफंड नहीं करते। तो ये जो अभी टैक्स की परसेंटेज एडवांस टैक्सेस की कम हो रही है, इस पे मुझे पूरा यकीन है कि आईएमएफ को जब ये चीजें प्रेजेंट होंगी तो आईएमएफ बड़ी कुछ असलूबी से इनको एक्सेप्ट करेगा और वो चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि इस मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये चीज जरूरी है और इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और जो रेवेन्यू आपने आईएमएफ को पे करना है वो भी जनरेट होगा। सही। अच्छा ये बताएं, क्योंकि ऐसा साहब ये जो आपने एक बात तो आपने की कि चले जी पीवीसी के अपने जो नुमाइंदगान हैं उनके अपने एसेट्स और उनकी जो वेल्थ है, ग्रे ब्लैक वाइट जो भी चेक करनी चाहिए, लेकिन जो पीबीसी के एतराज़ात हैं, यानी एक तो उन्होंने ये बात की है कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनका गैस टैरिफ 17% बढ़ गया है, तो कहते हैं कि आप एक इंडस्ट्री को अगर रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जो लार्ज स्केल है वो मुतासर हो रही है। दूसरी बात जो इसका कोई जवाब पहले आप देना चाहें अगर तो एहसान साहब प्लीज, कि वो कहते हैं इक्विटी होनी चाहिए रिलीफ बात ये है नहीं, मतलब और क्या मतलब होना चाहिए। हम 15% कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे हैं, वही टैक्स पे कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट का एक बायर इन्वेस्टर पे कर रहा है। आपने लास्ट बजट में दोनों को बराबर लाके खड़ा कर दिया है, बल्कि हम ये समझते हैं हमारे इस सेक्टर के साथ ज्यादती हुई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट नॉन फाइलर करता है उस पर भी 15% है, बट हमारे यहां जो नॉन फाइलर आता है उसके ऊपर अलहदा से 10% की हिट पड़ती है उसको। अच्छा इसमें दूसरी बात आपने कहा कि टैक्स टैरिफ ज्यादा है, लेकिन उन्होंने दूसरा कहा कि इट इज अ रिलेटिवली डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, यानी इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक मार्केट रिलेटिवली है, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड है। क्या आपका, क्योंकि आप शोबे को नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या इस पे आपका जवाब होगा इस पॉइंट पे? अच्छा बात ये सिफान, मैं ये किसी हद तक बात एग्री करता हूं। अच्छा, इसमें नालायकी है हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज की, नालायकी है हमारे एफबीआर की कि ऐसी सोसाइटीज, ऐसी डेवलपर या प्रोजेक्ट्स जो बिल्डर अनाउंस करते हैं जिनके अंदर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनकी एफबीआर वैल्यूएशन नहीं है, या जो लोग टैक्स पे नहीं करते, वो कोई, मैंने तो उनको नहीं पकड़ना। अगर एफबीआर से नहीं पकड़े जा रहे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से पे पकड़े नहीं जा रहे, तो हमें 3 महीने के लिए ठेके पे दे दे, हम उनको ये सारी चीजें मैनेज करके दे देते हैं। अच्छा ये बताएं सर, क्योंकि मतलब आप अपनी नलायकियों का वजन एक सेक्टर पे मत डालें कि वहां पे ब्लैक मनी पार्क हो रही है। ब्लैक मनी को पकड़ना किसका काम है? अच्छा वो पकड़ना जिनका काम है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं। और उस पर मैं आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि एलिजिबिलिटी कन्वेंस है, यानी कि जो जिन्हें पकड़ना है वो भी और जो बिल्डर्स हैं वो मिलकर जो है इस पर ज़मीनों पे कब्जे। आपको खुद पता है कि कराची में बिलावल की रिसेंट मीटिंग हुई थी, उसमें कब्जा माफिया की बड़ी कंप्लेंट्स हुई थी। लेकिन ये मुझे बताएं इन पर्टिकुलर के ये जो ख़ास तौर पर जो ये एतराज़ है कि टर्फ और EFS की स्कीम्स रिसेंटली आई जो टेक्सटाइल के शोबे के लिए थी, उनकी फाइनेंसिंग के लिए थी, वो पैसा भी बैंक से कंसेशनल लोन्स की सूरत में बड़े जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बजाय वो प्लॉट्स की सूरत में, रियल एस्टेट की सूरत में खरीद लिया। तो जो अभी इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, ये पैसा जो सारा बैंक से निकलेगा ये रियल एस्टेट में जाएगा। आपको लगता है ये प्रोबेबिलिटी है, और जो लोन्स मिलेंगे भी सस्ते वो भी जाएंगे इस तरफ? अच्छा सिफान भाई, इस पे मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है जी। आपने 2 साल अपनी मर्जी से इस सेक्टर को जितना मैक्सिमम टैक्स कर सकते थे, जितना डिस्करेज कर सकते थे, आपने करने की कोशिश की है। ठीक है, आपने कोशिश की है कि मिस्टर जैद बकर उस्मान डाइवर्ट हो जाएं और वो कोई फैक्ट्री लगा लें, कोई इंडस्ट्री लगा लें, कोई कारोबार शुरू कर लें। बट बात यह है जो गवर्नमेंट का काम था, क्या उसने एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया? आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चले जाएं, 14 महकमे आपके पीछे लग जाते हैं। बिजली आपको नहीं मिलती, गैस आपको नहीं मिलती, पानी आपको नहीं मिलता। तो मतलब आपने क्या एनवायरनमेंट दिया है पाकिस्तान में इंडस्ट्री को प्रमोट करने का? तो अब जहां तक रही बात 30
इसकी कि जो पैसे बाहर आएंगे बैंकों से, मैं 3 दिन पहले अली परवेज मलिक साहब के पास बैठा हुआ था। मैंने उनसे पर्टिकुलरली आपके शो में मेंशन कर रहा हूं नाम, कि उनसे मैंने पूछा कि सर जो 22% का इंटरेस्ट रेट था उसके ऊपर पाकिस्तान का कितना कैपिटल बैंकों में गया है। उन्होंने कहा 30 खरब रुपया। और मैंने कहा अब जब ये 12% पे है तो कितने पैसे निकले हैं? उन्होंने कहा अभी तक 1 रुपया बाहर नहीं आया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब ये इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आएगा, ये पैसा डेफिनेटली बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो डिफरेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर किया जाएगा। उस वक्त क्या चीजें गवर्नमेंट एक बात देखिए, ये उन्होंने कहा 1 रुपया बाहर नहीं आया, लेकिन आप भी कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, पैसा बाहर आएगा ना, एवेन्यूज में जाएगा, वो किसी भी सूरत में जाए, किसी एसेट क्लास में, लेकिन इट विल कम आउट डिपॉजिट से। नहीं, मैंने यही कहा कि जब ये सिंगल डिजिट में आएगा तो ऑब्वियसली पैसा बैंकों से बाहर आएगा। उसके बाद जो भी पैसे का मालिक है वो डिफरेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर करेगा। कोई हो सकता है कंस्ट्रक्शन में जाए, कोई रियल एस्टेट में जाए, कोई स्टॉक मार्केट में जाए, या अगर गवर्नमेंट कोई उस वक्त इंडस्ट्री के लिए कोई रिलीफ देती है तो हो सकता है वो इंडस्ट्री की तरफ चला जाए। अच्छा, ये भी रिकमेंडेशन आपकी है इन द शॉर्ट टर्म के मॉनेटरी पॉलिसी को सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए। क्या इस पे कोई, इसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के हवाले से है कि आप फौरी तौर पर ये काम कर दिया जाए। क्यों जरूरी है? इस पर कमेटी में रिकमेंडेशंस पे जब बात हुई मिनिस्टर साहब से या आगे, क्या आपको लगता है, ख्यालात हैं, क्या मुमकिन है ये होना? क्योंकि इन्फ्लेशन तो आ गया है बहुत कम लेवल से। बात ये सिफान, ये जो शॉर्ट टर्म है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ मेजर्स इमीडिएटली बिफोर बजट लेने हैं, यानी अगले 2 या 3 महीने के अंदर आपको ये रिकमेंडेशन चाहिए इंप्लीमेंटेड, ये वाला जो इंटरेस्ट रेट वाला। नहीं इंशाल्लाह फरवरी के अंदर। अच्छा, फरवरी के अंदर फरवरी के अंदर ये जो टैक्स, फरवरी के अंदर जो टैक्सेस की परसेंटेज है इनको कम किया जाएगा, और जो चीजें लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी मैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बजट के अंदर ले जाया जाएगा। और जो इंटरेस्ट रेट्स की बात है कि सिंगल डिजिट में होने चाहिए, ये सॉरी, इंटरेस्ट रेट जो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, ये इसकी भी शॉर्ट टर्म मेजर है ना सर, ये जो आपने रिकमेंड किया? नहीं, सिंगल डिजिट में ये मोस्ट लाइकली आप जून तक आप बजट के साथ इसको लिंक करें, बजट के आसपास ये 8 और 9% की ब्रैकेट में होगा। वैसे तो अगर आपको याद हो, अभी कुछ चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कराची में थे बिजनेसमैन की कम्युनिटीज के साथ, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 6 से 7% का कुशन अवेलेबल है, बट क्योंकि स्टेट बैंक बाकी चीजों को देख रहा है तो स्टेट बैंक ने सिर्फ इस दफा 1% कम किया उसको। सही। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इससे पहले तो खैर जो थी वो एमनेस्टी और एग्जेम्पशंस थी, आप कह रहे हैं इस दफा ये रिलीफ मेजर्स हैं, ये वो रिलीफ है जिससे ट्रांजैक्शन बढ़ेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी, प्रॉपर्टी में काम तेज होगा। अच्छा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट होगी, जो तीसरा अहम सवाल है, होगी जनरेट या एक लिमिटेड एलीट के लिए जनरेट होगी? एहसान साहब, नहीं, एलीट के लिए आपकी आवाज ब्रेक होगी। एलीट के लिए क्या होगा? नहीं, एक ओवरऑल माशी तरक्की की रफ्तार में नौकरी, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन, मजमूई तौर पर इस पैकेज से इंपैक्ट आएगा। कब तक आएगा? या एक मखसूस तबका ही मुस्तफीद होगा? ये बड़ा अहम सवाल है जो टैक्स पेयर के जहन में है। नहीं, ये सैफान भाई, ये जो टास्क फोर्स ने काम किया है ना, ये किसी एक तबके को, एलीट कैप्चर को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं किया। इसके अंदर एक एलिमेंट हम बात करना छोड़ गए कि हमने मॉर्टगेजेस पे बहुत डिबेट की। जैसे पूरी दुनिया का फॉर्मूला है कि आम आदमी के पास भी अपनी छत, अपना घर होना चाहिए, उसके लिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको लोन्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो जो रेंट पे कर रहा है वही इंस्टॉलमेंट पे करके अपने घर में रह सके। तो मैं समझता हूं कि इससे काफी बेहतरी आएगी और ये नीचे तक इसका इम्पैक्ट आएगा, सिर्फ एलीट क्लास तक ये इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो ये आपको लगता है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। रियल एस्टेट के शोबे के लिए कुछ रिलीफ मेजर्स हैं, उन पर गुफ्तगू हुई। जो कमेटी है उसके मेंबर साथ थे, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या सिफारिशात हैं, इन सिफारिशात में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म,
ख़ासतौर पे जो 7E है उसका खात्मा या उस हवाले से कोई सोल्यूशन, 7E, CVT और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है प्रॉपर्टी की सेल परचेज में उसको कम करने के लिए मेजर्स जो होने चाहिए उसकी गुफ्तगू हो रही थी। सिंगल डिजिट मॉनेटरी पॉलिसी रेट, और ये कहा गया जो रियल एस्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कि इसका इम्पैक्ट इकनॉमिक ग्रोथ पे पड़ेगा माशी तरक्की के सफ़र में, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी कि इससे नौकरियाँ क्रिएट होंगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी और ओवरऑल जो इकनॉमिक इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़्ज़िया-ए-निगार हैं। डॉक्टर साहब, ये बज़ाहिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकने के लिए, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो हम सुन रहे हैं, और ये कहा गया कि ना ये कोई एग्जेम्पशन है ना ये कोई एमनेस्टी है, ये इस स्कीम के बारे में या पैकेज या सिफारिशात के बारे में कहा जा रहा है। आपके ख्याल में क्या इन चारों डेफिनेशंस पे ये उतरता है, ये पैकेज या सिफारिशात? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस एक आम कौमी मसले को उठाया है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता इन सिफारिशात पर मंजूर किया और खुदा न खास्ता इन पर अमल हुआ तो ये कौमी अलमिया होगा। इससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात होंगे, इससे पाकिस्तान की मईशत को ख़तरात होंगे, आवाम की तकालीफ बढ़ेंगी और एक संगीन पैदा होगा आवाम में, वफाकी और सूबाई हुकूमतों में, आवाम में और सूबाई असम्बलियों और जो है वो कौमी असम्बली में, और वो सब जमहूरियत से एतमाद उठ जाएगा। क्योंकि एक मरतबा फिर मईशत की बेहतरी की आड़ में अशराफिया को नवाजना और आवाम को कुचलने की राह हमवार हो रही है। इसलिए इसको हर कीमत पर और हर हालत में रोकना होगा, जिसके मैं अभी आदाद शुमार भी आपको पेश कर दूंगा। तो मुबारकबाद जो मैंने आपको दी इसलिए दी है कि इस कौमी अलमिया को रोकने के लिए आपने एक इनिशिएटिव लिया है। लेकिन इसको बयान करें, क्योंकि अभी तो हमने जो रियल एस्टेट से जाना तो वो तो तारीफें कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि नुकसानदेह बल्कि सलामती को खतरा, तो क्या वजह है? ऐसा इसमें क्या है, इसमें पैकेज में? देखिए, मैं तो कुछ आदाद शुमार पेश करूंगा। कोई हुकूमत में या कोई भी चैलेंज कर दे तो फिर बात होगी, और अगर वो हक़ाइक़ सही हैं तो फिर नतीजा सब खुद निकाले। क्या ये हकीकत नहीं है कि कई हजार अरब रुपया का काला धन प्रॉपर्टी में लगा हुआ है? सब तस्लीम करते हैं, हुकूमत भी करती है, इस्लामाबाद में भी लगा है, चारों सूबों में भी लगा है, कई हजार अरब रुपया। हकीकत है। क्या ये हकीकत नहीं है कि ये जो काला धन है ये टैक्स की चोरी का भी है, स्मगलिंग का भी है, कौमी दौलत लूटी गई वो भी है? और क्या ये हकीकत नहीं है कि जब आप एक आदमी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचता है, इसकी मालियत 10 करोड़ है, तो फेयर वैल्यू FBR की जो है वो तकरीबन से 3 करोड़ है। तो जिस आदमी ने उसको फरोख्त किया, बेचा, उसके 7 करोड़ रुपए जो चोरी के थे, काला धन था, वो सफेद हो गया, उसके तो मजे आ गए। और जिस बेचारे ने बेचा वो उसको 7 करोड़ रुपया काला धन मिल गया, जो गधा गाड़ी पर रख के जाता है कि जी मैं इसको क्या करूं, मैं इसको बाहर ट्रांसफ़र कराऊं, मैं इसमें हुंडी हवाले का कारोबार करूं या क्या करूं? ये तो होता है, ये तो आप इनकार नहीं कर सकते। क्या कोई इनकार कर सकता है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में नहीं है? तो ये क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ। फिर जब आप ये कहते हैं कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बिक रही है और आप इसकी आड़ में नर्ख मजीद कम करते हैं, तो जो 10 करोड़ पर टैक्स देने चाहिए तो वो तो 3 करोड़ पे दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये करना ही है तो पहले तो उसकी प्रॉपर्टी की मालियत को मार्केट के नर्ख पर लेके आए, उसके बाद नर्ख गिरा दें। लेकिन वो तो एमनेस्टी आपको दी है, जो आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब आपने 5% पर टैक्स एमनेस्टी दी प्रॉपर्टी पर, और वो 20 करोड़ की थी, तो पहले ही उसने 3 करोड़ डिक्लेयर किया हुआ था, वो तो 1.5% पे आपने माफ कर दिया। तो अगर ये चीज़ आप ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, और वही अशराफिया के जब मुल्क में बहरान आए, जब कोई हालत खराब हो, जरूर एक ऐसी पॉलिसी बनती है जिससे कि फायदा होता है अशराफिया को, कौमी दौलत लूटने वालों को, टैक्स चोरी करने वालों को। ये अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही संगीन सूरत हाल आ गई। मैं आपको अपनी बात की मजीद वजाहत करता हूँ। देखिए, पिछले 6 साल गुजरे हैं, आप देखिए क्या हुआ है। इसमें 345 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई है पाकिस्तान में, और जो एक्सपोर्ट हुई है वो 161 अरब डॉलर की। इसका मतलब ये 184 अरब डॉलर का आपने तिजारती खसारा क्यों दिखाया? आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से 1.5 गुना से ज्यादा है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? आपको तो $2 के लिए, $1 अरब के लिए हम सारी दुनिया में रोते फिरते हैं घुटनों के बल,
और यहाँ आप 184 इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ी चीज़ ये बताएं कि ये जो अशराफिया मुस्तफीद होगी इससे वो कैसे होगी, क्योंकि अगर ये जो मजमूई तौर पे प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है कम होगी तो प्रॉपर्टी तो कोई आम आदमी भी फरोख्त कर रहा है या खरीद रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि चले इसकी आड़ में मुस्तफीद हो जाएगी, लेकिन मजमूई तौर पे अगर प्रॉपर्टी का काम ही रुक चुका है एक टैक्स की वजह से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से, और वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ईज ऑफ होती है, तो मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा या चंद लोगों का फायदा होगा? पूरे पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा, चोरों का, टैक्स चोरी करने वालों का, स्मगलर्स का, और जो कौमी दौलत बाहर ट्रांसफर करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल वाज़ेह मिसाल दे दी ना कि मैंने सर, वो तो ये कह रहे हैं कि बाहर कोई हाउसिंग स्कीम आ रही है और हुकूमत इसलिए चाह रही है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो, तो वो इस ऐसा कुछ यहाँ पे करें कि पाकिस्तान बाहर जाने के बजाय पैसा दुबई, पाकिस्तान में पैसा लग जाए। तो क्या आपको लगता है इससे पाकिस्तान से बाहर पैसा जाएगा दुबई या पाकिस्तान में पैसा लगेगा? ये पाकिस्तान में इसलिए नहीं लगेगा कि जिस चीज़ को आप रेफर कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, 708 अरब रुपए का मलिक रियाज ने तखमीने के मुताबिक फ्रॉड किया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुझे अफसोस होता है, 400 रुपए का उस पर जुर्माना किया और ये कहा कि 10 साल में दे देने का। कौन देगा भाई 10 साल में? वो तो 708 अरब रुपए के फायदा उठा के लोगों के बर्बाद करके वो तो पाकिस्तान से फरार है। अब आप वारंट की बात कर रहे हैं यार, खुदा के गजब से डरे, और वो वहां स्कीम ला रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है स्कीम ला कैसे रहा है? इसलिए कि आपने 462 अरब डॉलर का जब जुर्माना 10 साल में अदा करेगा तो वही अशराफिया को नवाजा गया था, आज फिर वही हरकत कर रहे हैं। भाई जो जुर्माना करना था उससे नकद लो, वो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उस पर कब्जा कर लें। ये क्या बात हुई 10 साल में देंगे? पाकिस्तान में 10 साल में कोई देता है? मगर आपका जो बात है मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मैं थोड़ा इसमें अगर इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आते हैं तो क्या इससे सिर्फ अशराफिया मुस्तफीद होगी? भाई देखिए, बात ये थी कि जब आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बेची तो 7 करोड़ का जो प्रॉपर्टी जिसने बेची थी वो तो चोर मुस्तफीज हो गया ना। सही। उसका तो काला धन जो है वो सफेद हो गया ना, उसका जो खरीद रहा है उसका तो काला धन सफेद हो गया 7 करोड़ का। अब ये छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज है तो उसमें उनका कितना काला धन सफेद होगा? यानी 1:100 का फर्क होगा ना। अगर ये आप ये देखिए ना कि 1000 गज का जो प्लॉट है, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो 20 करोड़ का है और वो रजिस्ट्री उसकी 2 करोड़ की हो रही है, तो अब जो जिसने उसको खरीदा उसके तो 18 करोड़ के काला धन सफेद हो गया, और जिस बेचारे ने 120 गज का लिया उसका कितना हो जाएगा? तो इसी असल जो फायदा होगा, मैं जो बार बार वाजे कर रहा हूँ, असल जो फायदा होगा उस अशराफिया का होगा। तो मैं तो आपको अगर आपको आवाम को फायदा पहुंचाना है तो आप ये करें कि पहले तो उसको मार्केट के नरखों पर ले आए, कि प्रॉपर्टी चाहे 100 गज की हो या 2000 गज की हो, उसके बाद टैक्स रेट कम कर दें। उससे ये होगा कि वो जब बेचेगा तो काला धन सफेद नहीं होगा। और मैं आज आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी इस तजवीज़ पे अमल करते हैं कि प्रॉपर्टी जो है मार्केट पे लाके टैक्स रेट कम करते हैं तो हुकूमत की टैक्सों की आमदनी रेट कम करने के बजाय बढ़ेगी। यानी यहाँ तो वो कह रहे हैं हम मईशत को बढ़ाएंगे, देखिए वो ये नहीं कह रहे टैक्स आमदनी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ मईशत भी बढ़ेगी, टैक्स की आमदनी भी बढ़ेगी, आप रेट कम कर दें ताकि छोटे लोग भी मुस्तफीज हो, लेकिन प्रॉपर्टी को वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे लेकर आ जाए। लेकिन अभी तो ये नहीं हो रहा। अभी पहले तो ये सिफारिश आई कि आप जो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आपने कैसे कमाया है पिछले साल की, आपकी उसमें डिक्लेयर हो, फिर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर कमेटीज़ बनी, सिफारिशात, अब जैसे ये कमेटी थी टास्क फोर्स ऑन हाउसिंग, इन्होंने 11 सिफारिशात दे दी। अब इन सिफारिशात में एक तो ये CVT और 7E के खात्मे की सिफारिश है, और उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की है। हम 7E की बात भी अगर करें तो ये कहते हैं कि 7E बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली उसने हिट किया रियल एस्टेट को। क्या इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ डॉक्टर साहब? मैं आपसे तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर उसकी ट्रांजैक्शंस रुकी हैं, उसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा गया है उन्होंने 60% कमाया चंद महीने में, 60%। अब वो जितना कमाना था कमा लिया, वहां रुक गया हुआ। आप देख रहे हैं गिरता है बढ़ता है। अब जो इंटरेस्ट रेट आपने गिराए हैं, आपको पता है कि इसका मकसद क्या था? मैं आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, स्टेट बैंक को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जून 2020 में, या अशराफिया की मईशत आपको बता रहा हूँ, जून 2020 में एक आदमी जिसके पास 1 लाख रुपया था बैंक में, उसको 20,000 रुपये का मुनाफा मिला था जून 2024 में। आज उसको आप 10,000 का मुनाफा दे रहे हैं। तो ये जो करोड़ों लोग हैं उनको आपने शरह सूद इसलिए गिराई थी कि ताजरों को, सनतकारों को कहें जी हमने उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है। आपने उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरह कम की कि जिनके जो अरबों जिनके लोगों के पैसे पड़े हुए हैं
करोड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कौमी बचत में आपने रेट गिरा दिए, उसका फायदा आपने सनतकारों को दे दिया। क्यों? हालांकि वो खाते थे नफा नुकसान में शिरकत। यहाँ एक जुमला और मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेट बैंक ने रेट गिराए हैं कि 1 लाख पर 20,000 के बजाय जून अब जो है 10,000 भी नहीं है, मैं बताऊं 10,000 से भी कम अब आ रहा है। नहीं, अब जो आ रहा है मुनाफा मेरे ख्याल से टैक्स काटने की बात नहीं कर रहा। अभी अच्छा, वो 10.5 काट का के रेट फिर वो टैक्स काटे तो 10,000 से भी कम मुनाफा होगा तकरीबन। जी नहीं तो वही मैं, लेकिन उस वक्त तो 20,000 हो रहा था ना, उस वक्त तो हो रहा था। तो अब पहले आपने सरसूद गिराई, उस वक्त डिपॉजिटर का आपने तबाह बर्बाद कर दिया। जो बहबूद में पेंशनर्स थे, जो बेवाएं थी, उनको आपने बर्बाद कर दिया। अब आप ये दूसरा खेल कर रहे हैं कि जी हमने छोटे के लोगों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। भाई क्या होगा मैं आपको बता दूं, क्यों कह रहा हूँ सलामती, आप बता दूं। देखिए, जब मैं 20 करोड़ का प्लॉट 3 करोड़ में बेचूंगा, मेरे पास जो पैसा आएगा बेचने वाले के पास, वो उस पैसे को जाएगा कि जी किसी तरह बाहर भिजवा दें, किसी तरह इसको सफेद कर दें, हुंडी के जरिए ये पैसा बाहर चला जाए। ये मुझे ये बताइए कि 20 करोड़ का प्लॉट जब 5 करोड़ में बिकेगा, तो 15 करोड़ आदमी जिसने बेचे, उसके 15 करोड़ रुपए का क्या करेगा? वो या तो हुंडी में भिजवाएगा, वो फिर दुबई में लग जाएगा, या हवाले से भिजवाएगा, या रेमिटेंस मंगाएगा। मैं आपको ट्रेड डेफिसिट क्यों बता रहा था? देखिए, जब आपको ट्रेड डेफिसिट हुआ था 184 अरब का, तो आपने अपनी रेमिटेंसेस बढ़ा दी। देखिए, भारत में जो रेमिटेंसेस हैं वो कम है, और पाकिस्तान और बरामदात ज्यादा है, यानी 6 गुना बरामदात है। हमारे यहाँ क्या रेमिटेंस ज्यादा है। आप मुझे दुनिया अपना कोई मुल्क बता दीजिए, खिदमत, या पाकिस्तान को बता दीजिए कि कभी ऐसा पहले होता था कि तरसीलात ज्यादा हो और बरामदात कम हो। ये खुदकशी है। ये कहीं से 111(4), या आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, या आप काले धन को सफेद करने के लिए 111(4) लाया गया। अब इस प्रॉपर्टी के जरिए सरमाए के फरार को बढ़ाया जा रहा है। मैं तो आपको सबूत पेश कर रहा हूँ कि मैंने जब प्लॉट बेचा, प्रॉपर्टी बेची, तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा? इसलिए कि मुझे तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन 3 करोड़ का हुआ, मेरे तो ईमानदारी का है, लेकिन उस 7 करोड़ का मतलब क्या? मैं बाहर भेजूंगा। अच्छा, ये बताएं फिर, क्या यही वजह है कि अगर आईजीसी की स्टडी हम रिसेंटली देख रहे थे और हमने शुरू में रखी भी कि पंजाब और चेन्नई का फर्क है लैंड टैक्स कलेक्शन का, जहां पर 15 टाइम यानी 15 गुना ज्यादा आबादी पंजाब की हमारे है चेन्नई के मुकाबले में, लेकिन हमारा जो लैंड टैक्स कलेक्शन है वो कम है पंजाब चेन्नई के मुकाबले में, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ही नहीं हुई भी ना प्रॉपर, और इसी वजह से इस शोबे के अंदर लोग ब्लैक मनी लगा रहे हैं पैसा। देखिए, मैंने जो आपसे कहा था अपनी कौमी खिदमत की है, मेरी वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आप जरा सुन तो लीजिए, पंजाब की आप बात कर रहे हैं और मैं पंजाब और चेन्नई की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं केपी भी बता दूं जी। इमरान खान ने जो मंशूर है उसमें ये लिखता कि जिस प्रॉपर्टी की मालियत मार्केट से कम होगी, मैं उसको कौमी मिल्कियत में ले लूंगा। ये लिखा हुआ है मंशूर में। मैं कहता हूँ कौमी मिल्कियत में ना लेते, अगर वो उसको मार्केट पे ले आते, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती। पंजाब में ये लिखा है कि हम काले धन को सफेद होने से रोकेंगे, हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे। उन्होंने एमनेस्टी भी लिया है, 111(4) भी चल रहा है, काला धन सफेद हो रहा है। तो ये तो खेल पाकिस्तान के साथ है। ये इस वक्त जो बहरान आया था IMF की शराइत के तहत, ये सारे मसले, इसमें अशराफिया को नवाजने का वही तरीका है जो तो ये आपने IMF को जिक्र कर दिया। मैं अगला सवाल पूछना था, IMF मान जाएगा? देखिए, IMF तो खुश होगा ना। ये देखिए, IMF का मकसद क्या है, मैं आपको मकसद ये है कि किसी न किसी हालत में आप अगले प्रोग्राम में जाएं 2027 के बाद। तो वो 2027 में जाने के लिए जरूरी है, मैं साबित करूंगा कि IMF ने ये हमारे साथ एग्री किया है। मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, उसको गौर करने की जरूरत है। IMF के साथ हमारा मुआहदा है कि 2027 में हमारा टैक्स GDP रेशियो 13.5 होगा। आपके इल्म में है? क्या आपके इल्म में ये भी है कि ये किसी जमाने में हमारा ये 14.4 होता था? तो IMF ने तो खुद कह दिया कि आप 13.5 करें, ताकि आपकी मईशत तबाह बर्बाद रहे, और ये आप हर में इस्तेमाल करें और फिर अगले प्रोग्राम में जाएं। मुझे आप ये बताइए कि जब 14.4 थी 95-96 में, और डेट सर्विसिंग कम थी, तो पाकिस्तान की मईशत परेशान थी। आज डेट सर्विसिंग आपकी कई गुना बढ़ गई, और आप 3 साल के बाद कह रहे हैं कि हम 13.5 करेंगे। आपको पता है शमशाद अख्तर ने हालांकि फायदा ताकतवर तबकों को पहुंचाया, मगर निगरान हुकूमत के IMF खुद चाह रहा है कि ये सब कुछ हो जाए, इसका मतलब नहीं। उन्होंने ये कहा है शमशाद अख्तर ने कि मैं 2 साल में 20% करना पड़ेगा टैक्स GDP को। 2 साल में 20%, रिकॉर्ड पर है ये बयान। और ये कह रहे हैं कि 2027 लेकिन सर IMF अशराफिया को मुस्तफीद होने देगा, इसका मतलब ना ये IMF की अशराफिया है, वो भी अशराफिया है, हमारी अशराफिया और IMF की अशराफिया और अमेरिका की अशराफिया में गठजोड़ है।
जिस दिन ये बात पाकिस्तान को समझ में आ गई और ये बात आपने अवाम को समझा दी, तो ये जो अशराफिया का गठजोड़ है, सनतकारों का, ताजरों का, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, जो स्मगलर्स अभी माफिया, आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब को क्या करना चाहिए? क्या वो इस जो सिफारिशात हैं इस कमेटी की 11, ये इन पर क्या अमल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए, पैकेज क्या होना चाहिए? क्योंकि इनकी डिलिब्रेशंस तो हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, सब कुछ हुआ है, कमेटी उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है, उनकी कानूनी जिम्मेदारी है कि जिस वक्त वो इलेक्शन जीत के आए हैं, तो क्या उन्होंने अपने मंशूर में ये नहीं लिखा हुआ कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे? क्या उनके मंशूर में नहीं है? तो क्या ये चीजें इन तीनों के खिलाफ नहीं है? भाई क्या उन्होंने ये नहीं कहा था अभी कुछ अर्से पहले कि जनाब 15,000 अरब रुपए की लीकेज है, एफबीआर ने टैक्सों की वसूली कम कर रही है? तो जब आप 13.5 रख रहे हैं, तो आप तो खुद कह रहे हैं कि जी वो 15,500 सालाना की जो चोरी है उस पर हम हाथ नहीं डालेंगे। तो मैं तो उनकी अखलाकी कानूनी जिम्मेदारी बता रहा हूँ, अपना मंशूर तो पढ़ ले पहले मुस्लिम लीग नून का, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। 111(4) जो है ये काले धन को सफेद होना है। कभी एफएटीएफ हमें गर्दन से पकड़ेगा, आज में पकड़ा या नहीं पकड़ा, एफएटीएफ पकड़ेगा आपको कि ये तो काला धन सफेद हो रहा है। हुकूमत ने तस्लीम किया ये काला धन सफेद हो रहा है, एफबीआर ने तस्लीम किया काला धन सफेद हो रहा है, और ये प्रॉपर्टी की मालियत जो कम है जब बिकेगी ना, ये पैसा 111(4) के तो ये जो कह रहे हैं कि ये कोई एफबीआर के ऑफिशियल्स के ना ये कोई एमनेस्टी है ना ये कोई एग्जेम्पशन है, आप कह रहे हैं कि ये एमनेस्टी है, ये एग्जेम्पशन है? एमनेस्टी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। देखिए एमनेस्टी तो उस 111(4) परमानेंट एमनेस्टी है पाकिस्तान में। ये जो रिलीफ मेजर्स हैं, क्या ये भी एक एग्जेम्पशन और एमनेस्टी की सूरत में पैकेज है? ये लोग कह रहे हैं एमनेस्टी नहीं है, ये तो रिलीफ मेजर्स हैं जी। डायरेक्टली एमनेस्टी है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो मैंने एक सवाल आपको बताया ना कि जब अब मैंने एक प्रॉपर्टी जो है वो बेची 3 करोड़ की और है 10 करोड़ की, तो जिसने खरीदी, मैं इस पैसे को कहाँ ले जाऊंगा? ये एमनेस्टी नहीं तो क्या है? मुझे आप ये बताइए कि मैंने एक 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, अब मैं एफबीआर को बताता हूँ देखो मेरा एक अलग एग्रीमेंट है, उसमें 10 करोड़ लिखा हुआ है, तो मेरे पास 7 करोड़ चोरी का है, आप तो नहीं पकड़ेंगे, मगर मैं बता रहा हूँ मेरे पास 7 करोड़ है। अब एफबीआर क्या करेगा उसका? इसलिए कि एफबीआर ने 3 करोड़ रुपए रखी हुई है। आप कानून को देखिए ना, मैं खुल के कह रहा हूँ कि मेरे पास 7 करोड़ का काला धन आया इस बिजली से, मेरा कसूर नहीं है, आपका कसूर है, क्योंकि आपने कानून बनाया। आप बनाइए 10 करोड़, मैंने 10 करोड़ लिया है, मेरे पास पेमेंट का सबूत है। तो खेल हो रहा है भाई। मैंने आपको जो मुबारकबाद दी थी खामखा नहीं दी थी, ये कौमी अलमियत है। पाकिस्तान के जौहरी ताकत पाकिस्तान नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं संजीदा हूँ। जौहरी ताकत पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, मईशत को खतरा है, अवाम का जमहूरियत पर से एतमाद उठेगा, अशराफिया कमाएगी। IMF का गठजोड़ है, FATF का गठजोड़ है, पाकिस्तान की अशराफिया का गठजोड़ है, पार्लियामेंट का गठजोड़ है, सूबाई हुकूमतों का है। ये सूबाई हुकूमतों का काम है कि अपनी मार्केट को मार्केट वैल्यू पे लाएं, विभाग का काम ही नहीं है आपका, ये सूबाई मामला है। ये जो मार्केट वैल्यू पे लाना है तो उन्होंने कहा 2 साल बाद अब रिव्यू होगा, यानी हर 2 साल बाद रिव्यू हो इसका। तो ये 2 साल में तो रिव्यू होते होते तो पता नहीं कब तक बात पहुंचेगी कि 100% आए एट पार नहीं जी। अभी भी पिछले हफ्ते भी 1 महीना पहले इन्होंने रिव्यू किया, नवंबर 2024 में किया आखिरी रिव्यू जी। नहीं मगर क्या आपको पता है उसमें कम भी हो गई है लोगों प्रॉपर्टी की वैल्यू? क्या आपको मेरी बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो एफबीआर वाले मेरे साथ बैठ जाएं, उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है। क्या बात कर रहे हैं यार हम लोग? उसकी आड़ में आप अशराफिया की आड़ में आप आवाम को तबाह कर रहे हैं, मईशत को तबाह कर रहे हैं। दस्तावेजी नहीं हो ही नहीं सकती दस्तावेजी मईशत। जब मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बेच दी, 7 करोड़ मेरे पास है चोरी का, तो कौन सी दस्तावेजी हो गई? मुझे बता तो दें। 111(4) जो है ये कैंसर है पाकिस्तान का, नहीं बहुत संगीन मामला है ये, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। आप रोज आवाम को समझाएं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस चीज को समझ गए हैं। तो आप आवाम को बार बार बताइए कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जब 3 करोड़ में बेचूंगा तो मैं 7 करोड़ रुपए बाहर नहीं ले जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में रखूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, फिर हुंडिया वाले का कारोबार होगा, फिर वो वापस आएगा रेमिटेंसेज में, ये कहने रेमिटेंसेज आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर बरामदार तो कभी भी नहीं बढ़ेंगी आपकी। ये एक शैतानी चक्कर है। इस शैतानी चक्कर से निकलने के लिए अगर मीडिया ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्लियामेंट तो नहीं कर रही, हुकूमतें भी नहीं कर रही, सूबाई असेंबली भी नहीं कर रही, बिजनेसमैन भी खुश हैं, अवाम तबाह हैं, उनको परवाह नहीं है, वो सिर्फ जिंदाबाद करना चाहते हैं। तो जो समझते हैं उनका ये फर्ज है कि अवाम को समझाएं कि क्या हो रहा है आपके साथ। शरह सूद का आपको मैंने बता दिया कि शरह सूद कम होने पर तालियां बजती हैं, तारीफें होती हैं, डिपॉजिटर तबाह होते हैं, बेवायद तबाह होती हैं। डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आप जिस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं इस पर, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपकी जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है फैक्चुअली
वो भी सामने नाज़रीन के आया। रियल एस्टेट का जो सेक्टर था उसका भी मौक़िफ़ सामने आया। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए सोचने का इस वक्त एक मुकाम है। जो अहम तरीन हक़ाइक़ बयान हुआ है आज के प्रोग्राम में। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।